इसमें मौजूदा जो सरकार है उनके मंत्रिपरिषद का विस्तार करने की तैयारी है। जैसे ये 4 एमएलसी नॉमिनेट हो जाएंगे उस दौरान या उसके बाद मंत्रिपरिषद का विस्तार कर दिया जाएगा। क्या ऐसी खबरें हैं? और अगर हैं तो क्या कुछ मंत्रियों के इस्तीफे भी होंगे या कुछ नए इंडक्शन भी होंगे? क्या एनालिसिस है आपका? बिल्कुल, देखिए, लोग इस बात के कयास लगा रहे हैं कि यूपी में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। हालांकि अब 5 महीने के लगभग बचा है कि जब आचार संहिता उसके बाद लग जाएगी चुनाव में। अब 5 महीने के लिए कैबिनेट का जो विस्तार यूपी का हो रहा है, बीजेपी ये साहस कर पाएगी कि कुछ लोगों को निकालने का दिल्ली की तरह? इसकी उम्मीद थोड़ी कम है, क्योंकि वहाँ पर भी लंबा समय था दिल्ली में। यूपी में इतना टाइम नहीं है इनके पास कि इतने लोगों को नाराज कर सकें 70 साल के ऊपर वाले में। कुछ नाम अगर आपने जो गिनाए थे उसमें 2-3 नाम अगर और जोड़ दिए जाएं तो मोती सिंह और सूर्य प्रताप शाही और तमाम सारे और कई नाम भी उसमें जुड़ सकते हैं। अच्छा, इस सब में एक छोटी सी बात उल्लेख कर दूं कि मुकुट बिहारी वर्मा बड़े लकी रहे, भाग्यशाली मंत्री हैं कि उनको सांसदी का टिकट मिला था, वो हार गए, और जिन्हें 2 और मंत्रियों को मिला था वो जीत गए, वो सांसद बन के रह गए और ये मंत्री बन गए, फिर से रहे। इनको हारने वाला मतलब काम कर गया, तो हाँ, इनको सूट किया। खैर, वो अलग बात थी। लेकिन जब 5 महीने बाद चुनाव है तो ये विस्तार अगर होता है तो स्वाभाविक है कि जातियों के आधार पर विस्तार होगा। ऐसा माना जाता है कि जब कोई नई चीज आती है, नए लोग आते हैं, तो उन्हें हम आसानी से एक्सेप्ट करते हैं। पुराने लोगों की तमाम खामियों को जानते रहते हैं, इसलिए हो सकता है कुछ लोगों को हटाकर नए लोगों को लाया जाए। लेकिन बीजेपी में ये परंपरा बनती जा रही है कि पुराने तमाम सारे लोगों को साइडलाइन कर दिया गया, उनको पूछा नहीं जा रहा है। अगर आज जितिन प्रसाद को मंत्री बनाया जाता है तो आप अरविंद शर्मा को भी देख सकते हैं और लक्ष्मीकांत वाजपेयी के बारे में क्या कहेंगे ये भी देख लीजिए, क्योंकि उन्हें भी एमएलसी बनाया जाए। वो चुनाव हार गए थे, वो प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने भी कम बलिदान नहीं दिया है। लेकिन अब क्राइटेरिया क्या है ये तो बीजेपी के लोग जाने। लेकिन ये जरूर है कि ब्राह्मण और ओबीसी पर और दलित पर फोकस होगा ये विस्तार अगर होगा मंत्रिमंडल का। हटाने वाले में ब्रजेश जी मैं फिर कहूंगा कि बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं दिखती मुझे। हो सकता है कि कोई चमत्कार हो जाए, लेकिन आपने देखा होगा कि जो बसपा की सरकार रही और भाजपा की सरकार रही, इन सरकारों को नेता कम अफसर ज़्यादा चलाते हैं। और यही वजह है कि इस बीजेपी सरकार में भी मंत्री असहाय हैं और अफसर ताकतवर हैं। और यही वजह है कि मंत्री संगठन के लोगों को भी उचित सम्मान नहीं दे पा रहे हैं और अपना जो उनके ऊपर बोझा लदा है वो अलग, विभागीय अफसरों से परेशान है वो अलग। तो ये तो समस्याएं हैं। लेकिन अब भाई इनका एक सिस्टम है कि ये पैरासूट से आजकल नेता ला रहे हैं कि राज्यसभा बनना तो कहीं किसी मध्य प्रदेश से ले आओ, मंत्री बनाना है तो कहीं जो कांग्रेस से आया उसको बना दो। तो भाई जो ये बोरा बिछा रहे थे, टाट पट्टी इतने साल से ढो रहे थे, इनको भी मौका मिलना चाहिए कि उनके मनोबल का क्या होगा। लेकिन ये बात समझी नहीं जा सकती। अच्छा, अब ये है कि हमारे यहाँ एक टाइम ऐसा था कि राजा जो होता था वो चाहता था कि उसका मंत्री ऐसा हो जो बुद्धिमान हो, चतुर हो, कार्यकुशल हो, ईमानदार हो, जिसकी छवि हो। लेकिन अब वक्त बदल गया है। अब कैसा चाहिए मंत्री? अब तो राजा चापलूस मंत्री चाहते हैं कि वो बोले ना, साल खाली चापलूसी करे और बुद्धिमान ना हो, क्योंकि वो सब स्पेशलाइजेशन एक आदमी में आ जाते हैं। वो व्यवस्था शपथ लेते ही, हाँ, तो वो सब व्यवस्थाएं ऐसी हैं। अब मंत्री चाहे 4 महीना के लिए बने चाहे 4 दिन के लिए, नेता मोह छोड़ते नहीं। ये जान दे देंगे उसके लिए भी कि भाई चलो नाम के आगे ही लिख जाएगा जब कभी आगे मौका। इन गरीबों के पीछे क्यों पड़ गए मुकुट बिहारी, लक्ष्मी नारायण, चंद्रिका और उदय भान के? इन्होंने किसका क्या छीन लिया गरीबों ने? इनके पीछे पड़ गए कि हटाओ हटाओ। देखिए, इनके यहाँ जो 70-75 साल का फार्मूला है, वो फार्मूला तो बुजुर्गों पर बहुत पहले से असर कर रहा है, देख रहे हैं आप। लेकिन यहाँ पर वो कितना लागू कर पाएंगे ये अपने आप में बड़ा इम्पॉर्टेंट है।
यूपी में चुनाव है, यहाँ निर्णय लेना थोड़ा कठिन होगा। अब हालांकि देखिए केंद्र में वक्त था, उन्होंने किया, लेकिन अगर जो लोग मंत्री बनते हैं नए लोग, तो नए लोगों को मंत्री बनने का 5 महीने का क्रेज क्या होगा। आप देखिए कि आप इस चीज़ से समझिए कि मंत्री बनने में खाली एक फ़ायदा कुछ ये होता है, कुछ रिश्तेदार को, कुछ घर वालों को कुछ सामाजिक सम्मान मिल जाता है, और थोड़ा प्रशासन में जो लोग नहीं सुन रहे थे वो मंत्री जी के नाम पर सुन लेते हैं, सुनवाई हो जाती है। इससे ज़्यादा और बीजेपी का भला क्या होगा भाई। बीजेपी को चुनाव तो मोदी के नाम पे जीतना है ना, उनको मंत्रिमंडल में चेहरा कोई रहे क्या फर्क पड़ता है। जब वो विधायक जान रहा है, मंत्री जान रहा है, मोदी तो है ही है, मोदी, अमित शाह, नड्डा ये सब आके जिताएंगे, और जिसकी गर्ज होगी वोट देगा, और जनता भी उनके नाम पर ही वोट देती है। तो यहाँ तो भाई बस खाली है कि कौन कौन तो इतना वक्त कैसे लग रहा है मंत्रिपरिषद विस्तार करने में? क्या संगठन और सरकार के बीच की असहमति और दूरियां अभी कम नहीं हुई हैं? बिल्कुल, देखिए एक उचित बात है ये। एक तो संगठन और सरकार के बीच जो तालमेल है वो है कहीं कम। पिछले 1.5-2 महीने में जो मंथन वो दिखता है। कल पार्टी के बड़े नेता गए, प्रदेश अध्यक्ष, संगठन मंत्री, ये लोग गए, कुछ नाम गए थे 4 MLC के लिए, सुनने में आया कि वो नाम लौटा दिए गए, कहा गया कि कुछ नए और नाम भेजिए, तो अब करीब 1 दर्जन के लगभग 4 पदों पर नाम हो गए हैं। तो ये तालमेल का तो अभाव है ही है भाई। तालमेल का ही तो अभाव था कि केशव प्रसाद मौर्य को मीटिंग में बुलाया ही नहीं गया, कहा गया फोन करना भूल गए। अरे केशव मौर्य क्या भूल जाने का विषय है? केशव मौर्य उत्तर प्रदेश के एक बड़े नेता है, प्रदेश अध्यक्ष रहे। ऐसे कैसे बीजेपी कह सकती है कि भूल गए बुलाना? भाई वो डिप्टी CM है, उनको आगे जब भी प्रमोशन होगा वो मुख्यमंत्री बनेंगे, वो बड़े नेता है ओबीसी समाज तो के। उनको कैसे भुला दिया गया? मैं तो JPS राठौर का बयान सुना कि वो मैं भूल गया फोन करना। अब ये बीजेपी का अपना अनुशासन है, वो देखे कि कितने लोग, लेकिन इससे समाज में संदेश तो गलत गया। और ये बात अलग है कि केशव मौर्य ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और उन्होंने बड़प्पन दिखाया, वो अगले दिन फिर आए। वो धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, सोच रहे होंगे कि चलिए ठीक है, लेकिन देखिए इस मंत्रिमंडल के लिए जोड़ तोड़ शुरू हो गई है। बर्दाश्त भी कर रहे होंगे। निषाद, धार्मिक लोग थोड़ा बर्दाश्त करते हैं। देखिए निषाद समाज तैयारी में है कि शायद कुछ मिल जाए, दिल्ली में नहीं मिला। और राजभर हो गए, काया समाज हो गया, और ब्राह्मण समाज हो गया, कई सारे लोगों की चर्चा चल रही है। अच्छा, इस संजय निषाद वाला मसला मैं समझ नहीं पाया, मैं आज तक ये गुत्थी नहीं सुलझा पाया। मैंने राघवेंद्र जी से भी पूछा कि भाई आप ही बता दो, तो ये तो कट लिए बताए नहीं। आप ही कुछ रोशनी डालो संजय निषाद पे। देखिए संजय निषाद थोड़ा व्याकुल रहते हैं, उनको जल्दी मंत्री पद चाहिए, लेकिन अपने यहाँ कहा गया कि अगर मंत्री बनना है तो एक फार्मूला है मंत्री बनने का बहुत अच्छा, कि एक हाथ में मक्खन रखो और एक हाथ में चूना, और जहाँ जैसी जरूरत है वहाँ वैसा लगा दो, तो बढ़िया मंत्री पद भी मिलेगा और जीवन में कभी दुखी भी नहीं रहोगे। ये फार्मूला बड़ा सटीक है। देखो उमा शंकर तो नोट भी कर रहे हैं। और बीजेपी में नहीं, लेकिन ये बीजेपी में काफी अच्छा चलता है चूना। हाँ, कुल मिलाकर ये है कि इसीलिए कहता हूँ देखो पॉलिटिक्स में वीरेंद्र जी के एडवाइस लेके यूपी में करिए, लाभ होगा आपको। अब तो देखिए मंत्री जो लोग बनने की आस लगाए हैं, बीजेपी में बहुत सारी चीजें सब दिल्ली से तय होती हैं जी। नाम गए हैं, राष्ट्रीय पार्टियों में ये सब रहता है कि प्रदेश स्तर पर कोई ऐलान नहीं कर सकता, मुख्यमंत्री का विवेकाधिकार भले कहा जाए, लेकिन लिस्ट तो ऊपर से आती है। जी। लेकिन नेताओं के जो सरकारी तंत्र पर मंत्रिमंडल का विस्तार करके आप खर्चा बढ़ाएं, बोझ बढ़ाएं, कोरोना काल है, पैसे का अभाव है, लेकिन राजनीति करनी है, ये विस्तार सिर्फ अपनी जाति का वोट लेने के लिए है, इस नजरिए से भी आप इसको देख सकते हैं। और नेताओं के लिए बहुत अच्छा लिखा है रफीक सदानी साहब ने, वो सुनिएगा, जियो बहादुर खद्दुरधारी, कि ई महंगाई, ई बेकारी और नफरत के फैली बीमारी, और दुखी राहत है जनता बेचारी, और बिकी जात बे लोटा थारी, और जियो बहादुर खद्दरधारी। और मनमानी हड़ताल करत हो, देशवा का कंगाल करत हो, और खुद का माला माल करत हो, और तोहरे दम से चोर बाजारी, और जियो बहादुर खद्दरधारी। और धूमिल हो गए गांधी के खादी, और पहने लागे अवसरवादी,